वैसे आज ये पीला-पीला क्या मतलब हमारी कोई बातचीत तो हुई नहीं थी आपसे पहले कि आप भी पीला पहन के आएँगे और मुझे भी ऐसा ही पहनना है, ड्रेस कोड तो कुछ तय नहीं हुआ था? लाल का माहौल है बाजार में, हरा पहन नहीं सकते, जी। पीला पहन लिया। अच्छा, ये मामला है। ठीक है। तो कुछ मतलब शुभ होगा, पीला रंग शुभ है, तो आगे बाज़ार में कुछ शुभ होगा या शुभ होते-होते आज फिर से लाली बिखेर गई? ये अनसर्टेनिटी तो आती है ना स्टॉक मार्केट में राजीव जी, और वो वॉर ऐसी चीज़ है कि इसका कोई भी एनालिसिस सिर्फ पास्ट डेटा के पीछे किया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर में वॉर सिमिलर होगा, सिमिलर नेचर का होगा या अलग होगा, इसकी तो एनालिसिस नहीं की जा सकती। हम पास्ट डेटा से रेफरेंस निकालते हैं, और पास्ट डेटा से जो रेफरेंस निकलता है उसके हिसाब से तो ऑलमोस्ट करेक्शन जितना है उतना काफ़ी है। लेकिन अब जी। ब्रेंट क्रूड पहुँचता है 150, तो फिर वो तो एक अलग ही लेवल चला जाएगा। तो यहाँ पे किसी चीज़ कोई डेटा का बात करने का बनता नहीं है, बिकॉज़ ये डोनाल्ड ट्रंप और वो नेतन्याहू मिलके कब कौन-सा गैस स्टेशन उड़ाएँगे, वो तो उनको ही पता है, हमको नहीं पता। मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि हर कुछ का एक अंत होता है, और मेबी ये तो आप कुछ अगर स्ट्रैटेजिस्ट को लाके पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बताएँगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लड़ रहा है और यूएस फँसता जा रहा है, उनके सिर्फ़ पटाखे बर्बाद हो रहे हैं, पैसे बर्बाद होते जा रहे हैं। बर्बादी दोनों जी। तरफ से चल रही है, लेकिन लग तो मुझे ऐसा रहा है कि फँसता जा रहा है, भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। अब जी। आगे भगवान जाने। तो मैं यही समझता हूँ जिस राजीव तरह जी कि से अभी मैं। हाँ, ट्रम्प के बयान आ रहे हैं, ख़ास तौर पे नाटो को जिस तरह से उन्होंने मतलब बुरी तरह से लताड़ा है कि ये हम 4 दशकों से इनकी सिपहसालारी कर रहे हैं या सिपहसालारी कहना ठीक नहीं होगा, मतलब हम इनके लिए लड़ रहे हैं और जब हमें ज़रूरत है, तो इनमें से कोई साथ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बिटवीन द लाइन्स वो ये बता दे रहे हैं कि हमें ज़रूरत है। यानी अमेरिका अपने अकेले दम पे चौधराहट नहीं कर पा रहा है वहाँ। जिसके पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती है ना, उसके पास स्ट्रैटेजी होती है। हमने भी जितने वॉर लड़े हैं, हमने बड़े-बड़े वॉर भी लड़े हैं, तो हमने स्ट्रैटेजी से ही लड़े। तो एशिया में जो भी वॉर लड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी से लड़ेगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे हथियार बोले हैं, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उनके पास पावर है। लेकिन जिस टेरिटरी को ईरान सँभाल रहा है, उसमें वो स्ट्रैटेजिकली लड़ रहा है ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ वो अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद मुझे साथ में ऐसा लगता है कि जो हुआ था रशिया और यूक्रेन में, लड़ रहा था रशिया, लेकिन उधर से यूक्रेन के साथ यूरोप और यूएस पहुँच गया था। वैसे ही कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से चाइना और रशिया भी ईरान के साथ स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं, सामने से तो नहीं लड़ रहे हैं। एनीवेज़ वो अपनी जगह पे है। मैं यही समझता हूँ कि इस वॉर से कुछ चीज़ें ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, ऐसे इम्पैक्टेड हैं कि जैसे कोविड में थी। जैसे आप पेंट इंडस्ट्री की बात कर लें, फूड डिलीवरी बात कर लें, रेस्टोरेंट बात कर लें, सेरेमिक बात कर लें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी हालत ये कोविड की जैसी है, बिकॉज़ ये जो गैस सिलेंडर है, इसके स्टोरेज के बड़े लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अवेलेबिलिटी, कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा पेन है। और ऐसा जब भी होता है, वॉर होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन आता है, तो बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर में सबसे पहले वो पेन दिखता है, वो दिख भी रहा है। तो कुछ सेक्टर्स ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं और फिलहाल रहेंगे। और यही अभी बात भी पुनीत जी देखिए ये लिख रहे हैं, इनका एक कमेंट है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका से युद्ध ईरान नहीं भारत कर रहा है। देखिए, गलत आप नहीं कह रहे हैं पुनीत जी, बिकॉज़ हमने बहुत ये ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ों को अ, पे अपना कंट्रोल नहीं रखा था, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, जापान भी है, चाइना भी है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टोरेज कैपेसिटी भी है, उतना नहीं बिल्ड किया गया है। इसलिए है, ये पूरे एशिया में ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमको हमारे पास दिख इसलिए रहा है कि हम महीने दिन से ज़्यादा जी नहीं सकते हैं बिना गैस के, ऐसा हो सकता है। वो प्रॉब्लम रियल है, और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए किया जाए। नहीं तो इतनी ज़्यादा निर्भरता में हमको तो अब आपको तेल और गैस, ये मेन चीज़ है, वो मिलेगा ही नहीं, तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी कैसे?
तो प्रॉब्लम रियल जी। है। अब लेकिन ये कितने सुमेश लंबे समय के अब लिए ये है ये बताइए पता कि अमेरिका को मन हुआ, इज़राइल को मन हुआ, उठा कर के उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। अ, यहाँ पर अब उससे पहले की पृष्ठभूमि छोड़ दें, ताज़ा घटनाक्रम यही है। इसमें भारत क्या करे क्या करे ऐसा, मतलब क्या आप रूस और चीन की तरह से ईरान के साथ एक सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ जाएँ कि भई ठीक है, हम ईरान के खेमे में चले गए? ऐसा नहीं कर सकते। क्या हम सीधे अमेरिका के खेमे में चले जाएँ? चले भी जाएँ तो भी हमारा हॉर्मुज़ नहीं खुलने वाला उससे। अगर हमें हॉर्मुज़ के रास्ते से तेल और एलएनजी चाहिए, तो हम जो अभी कर रहे हैं इसके सिवाय और क्या कर सकते थे? अब कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अब पहले तो भी क्या अटके कर हुए सकते हैं। थे? पहले आप बफर बना सकते थे, आप हाँ, स्टॉक कर सकते थे और बिल्कुल कर स्टॉक करने सकते की थे। भी एक सीमा है। आप अभी आज की तारीख गैस की बफरिंग गैस का स्टॉक बनाना ज़्यादा मुश्किल है, पेट्रोलियम का फिर भी हमने बना रखा है। अ, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर इस तरह की युद्ध की स्थितियाँ आएँगी, तो उसका परिणाम तो हमें झेलना ही पड़ेगा, जो सारी दुनिया के साथ बाकी लोग भी झेल रहे हैं और हमें भी झेलना पड़ेगा। उसमें हम क्या इससे अलग कुछ कर सकते थे? बिल्कुल राजीव जी, अगर आप जनवरी 26 की शुरुआत देखें, तो जिस तरह से यूरोप की स्टॉकिंग है, वो भी काफ़ी यूज़ करते हैं और जबकि उनके पास तो रशिया से ही यूज़ करते हैं। उनकी स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है। जापान भी अपने रिज़र्व्स इतने रखता है कि वो फ्री अगर खोल दे और मान लीजिए कि महीना तक ये चलता रहता है युद्ध, वो मैनेज कर सकते हैं। चाइना के पास अगर रिज़र्व रिज़र्व तो ख़ैर है ही और रिज़र्व नहीं है तो उसके पास इतना पावर है इन्फ्लुएंस करने का, कोई अरेंजमेंट कर सकता है। हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास रिज़र्व भी 1 महीने से ज़्यादा का नहीं है और हम डेलिकेट सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ 18 से 20 के रेंज में यूएस ने बोल दिया ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं आएगी, तो हमने बोल दिया नहीं आएगी। ईरान के साथ काम नहीं करना है, तो हमने बोल दिया नहीं करना है। तो हम तो चुपचाप ईरान से सबसे सस्ता मिलता था हमको, लेकिन हमको नहीं करना है काम क्योंकि अमेरिका दादा बोल दे रहा है। तो हमने इस मामले में अपना कभी सेल्फ डिपेंडेंस किया ही नहीं है और जब बाकी लोग स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? और जब हम 1 महीने का स्टोरेज कर सकते हैं, तो हम 6 महीने का क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन वहाँ कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ है और गोइंग इनटू 2026 आप देख लीजिए बाकी किसी भी कंट्री से, हमारा स्टोरेज सबसे कम है और हमारी यूटिलिटी मतलब हमारा यूसेज, हमारी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो ये स्ट्रैटेजिक इश्यू ज़रूर है, कम से कम इस बार तो आँख खुलना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, बहुत क्लियरली मानता हूँ। अब रही बात कि सेंसिटिव चीज़ है, तो उस हिसाब से स्टोरेज भी तो बनता है। नहीं तो अब करेंगे क्या? सो बताइए, अभी क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, हम रिसीविंग एंड पे हैं। ईरान से बातचीत करके जितने टैंकर्स निकल सकें मँगवाइए और उससे काम कीजिए। लेकिन गैस मिल रहा है महँगा, अगर ब्रेंट मिलेगा तो ठीक है, रशिया वाला मिलेगा तो ठीक है, लेकिन जो खाड़ी से अगर गैस आ रहा है, ऑयल आ रहा है तो और महँगा चल रहा है। तो इन्फ्लेशन का इश्यू तो आने वाला है और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इस चीज़ को बेटर करना चाहिए, किया जा सकता था, ये फ़ोकस एरिया नहीं रहा है। ये इश्यू तो रहा है, बट एनीवेज़ जो हो गया है सो हो गया है। जी। अब यहाँ तो पे यही जो यही चिंताएँ आप सामने रख रहे हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी उसी तरह के सवाल उठ रहे हैं और शिवम शर्मा ने पूछा कि भई अब क्या होगा भारत की जीडीपी का? क्योंकि कंपनियों की अर्निंग्स जो है वो प्रभावित होगी। 2 साल हो गया बाज़ार में रिटर्न का इंतज़ार करते-करते और अब तो लग रहा है मैं ही मनहूस हूँ। नहीं भाई शिवम जी, ऐसा मत सोचिए और ऐसा मत बोलिए। बाज़ार में ऐसे दौर आते रहते हैं जब जो अभी आप दौर देख रहे हैं और ये एक तरह का एक्सट्रीम है, जिस समय हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चलो अब यहाँ से तो चीज़ें बेहतर होंगी, उस समय ये अचानक से जिसको ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं, जिसको कोई पहले से अंदाज़ा लगा कर के नहीं चल सकता है। तो ये इसी तरह की घटना है, तो ये 2 चीज़ें एक साथ हो गई, हमारा अपना लंबा कंसोलिडेशन और जब वो खत्म होना चाहिए था, उसी समय ये युद्ध छिड़ गया है। तो हमें इसको भी आगे थोड़ा झेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि बाज़ार में आकर आपने कोई गलती की है या आपका अपना कुछ भाग्य कमज़ोर है, वैसा कुछ बिल्कुल मत सोचिए। सोमेश, आप क्या कहेंगे इनको? नहीं, नहीं, घबराइए मत, चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में देखिए लास्ट क्वार्टर से ही नंबर्स इम्प्रूव होने शुरू हो गए हैं, ओके। ये बात ज़रूर है कि अभी का जो प्रॉब्लम है इसके कारण से Q4 में जो Q3 के ऊपर में जो इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन
वॉर का इतना कॉस्ट होता है कि ट्रंप भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 हफ्ता और खींच ले तो खींच ले। उसके बाद उसको अपने ही घर में परेशानी होगी, इतना खर्चा कहाँ से मेंटेन मैनेज करेगा? या तो खत्म करेंगे या कुछ बोल के भाग जाएँगे कि हमने जीत लिया। वो तो वैसे भी झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। FY 27 का अर्निंग्स बेटर होगा, और एक बारी अर्निंग्स जो शुरू हो जाता है, तो फिर वो 2-3 साल चलता है, 2 साल आराम से चलता है, मार्केट भी 2 साल 3 साल आराम से चलता है। तो ये चीज़, ये जो यूएस ने किया है, ये बहुत ऐसे समय में किया है, इससे बुरा समय हमारे लिए नहीं हो सकता था, जब हमारी ग्रोथ और अर्निंग रिटर्न हो रही थी। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि 1 क्वार्टर का आपका अर्निंग्स जाएगा, और हर सेगमेंट का नहीं जाएगा, और 1 क्वार्टर में इम्पैक्ट होगा, और फिर Q1 FY 27 से इम्प्रूवमेंट शुरू होगा। बिकॉज़ ये परेशानी में जो हैं अभी हम, इसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट निकालने की कोशिश करेगी ही, निकालना पड़ेगा ही। तो मैंने जो रखा है एस्टिमेट, एस्टिमेट कोई चेंज नहीं कर रहा। यही है कि जो हमारा 18% का ऑलमोस्ट ईपीएस ग्रोथ हो सकता था FY 27 में, वो मैंने अब 5 परसेंटेज पॉइंट नीचे करके सिर्फ़ 13% तक ही रखा है। तो उतने में भी आप देखिए तो 28,000 का टारगेट तो, या उसके ऊपर का टारगेट तो हो जाना चाहिए, अगर ट्रेलिंग 22 पीई भी लग जाता है मार्च 27 तक तब। तो हताश नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं, ये अनसर्टेनिटी आती है, चुपचाप बने रहिए मार्केट में, सिर्फ़ बने रहिए और पूरा इतिहास उठा के देखिए, यहाँ से मार्केट नया हाई बनाएगा, आपका पोर्टफ़ोलियो 3 साल में डबल होने की एबिलिटी रखता है यहाँ से। बट पेशेंस चाहिए और बने रहिए। जी। अब यही देखिए कि अगर 25,000 के निफ्टी से चढ़ कर के फिर धीरे-धीरे थोड़ा ऊपर-नीचे होते हुए 28,000 पे पहुँचता निफ्टी, तो आपका रिटर्न कितना होता? और अगर आज 23,000 के निफ्टी पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ से अगर निफ्टी 28,000 पे जाएगा, तो फिर पोटेंशियल रिटर्न कितना होगा? अब 5,000 पॉइंट आप लगा लीजिए, उसमें से तो करीब-करीब 20% का रिटर्न सीधा बन जाता है, और सवाल ये नहीं है कि वो 20% पे रुक जाएगा, बिकॉज़ मार्केट हो गया लाइट। लोगों की जेब गर्दन सब कट गई। तो अब जब माल उठेगा तो उठने में आपका 28,000 निकल जाएगा निफ्टी। तो जो 26,000 है, वो आपका 27-28,000 तक खिंच जाएगा, बिकॉज़ लोग खरीदेंगे, जब बुलिश हो जाएगा तो सभी खरीदेंगे। अभी तो खरीद भी नहीं रहे होंगे, और बेचारों के मार्जिन भी तो बहुत कट रहे हैं ना, मार्जिन कॉल्स तो बहुत आ रहे हैं। तो उसके कारण से मिड और स्मॉल कैप बेचारे पिट जा रहे हैं, हर तरफ से फोर्सफुली पोज़ीशंस कट जा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग तो रहा है कि एंड गेम की तरफ ही हैं हम, अब समय की बात है। कभी भी वॉर या जी। इस तरह की अनसर्टेन चीज़ें होती हैं ना, कोई लेवल काम नहीं करता है, लेकिन अगर वैल्यूएशन रीज़नेबल रहता है, तो आस-पास जो जगह है 23,500 के आस-पास की जगह है, खरीद के रखने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है। अब 22,000 जाता है, 21,000 की 18,000, मेरा कोई व्यू नहीं है उसपे। लेकिन लेवल्स हर दिन कोई एक नया नीचे का देके जाएगा, उसमें नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन ये रीज़नेबल लेवल है इन्वेस्टेड रहने का। यहाँ से लॉन्ग टर्म में किसी को अगर कुछ होगा तो सिर्फ़ फ़ायदा होगा, लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। जी, तो जैसा आप शुरुआत में कह रहे थे कि अ, कुछ सेगमेंट्स पे ज़्यादा असर पड़ेगा इन स्थितियों का। वो सेगमेंट्स कौन से होंगे और वहाँ पर अपनी दृष्टि क्या रखनी है? अभी भी जितना मतलब भागते भूत की लंगोटी भली उस हिसाब से जितना पैसा हाथ में आ रहा है उतना पैसा लेकर के निकल लिया जाए, भाग लिया जाए वहाँ से या शिकारी की तरह से, एक बाज की तरह से अवसरों पे नज़र जमा के रखी जाए कि ठीक है, हम पैसा लेके बैठे हैं नीचे किस तरह आएँगे, दबाव बनेगा हमें पता है। स्थितियाँ आगे थोड़ी इन सेगमेंट्स में खराब होंगी और उसके चलते भाव टूटेंगे और जब भाव टूटेंगे तो फिर हम लपकेंगे। क्या नज़र रखनी है इस पे? नहीं राजीव, बेचने का समय 2024 में था जब 26,000 के ऊपर निफ्टी थी। खरीदने का समय पूरा, सॉरी, 2025 में, नहीं 2024 में, हाँ ठीक। और खरीदने का समय पूरा 2025 रहा है। और जो भी 2025 में कंजम्पशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, फार्मा, इन सब के पोर्टफोलियो बने हैं, 1 साल चलिए नहीं रिटर्न बनेगा, लेकिन 3 साल, 4 साल नहीं बनेगा या उसको कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब आप ये मान लीजिए, और मैं फिर इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, मैंने कोविड में भी रिपीट किया था। कोविड में मैंने ये बोला था, या तो कोविड रहेगा या हम रहेंगे। तो अगर कोविड रहेगा तो आपको वैसे भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे। और अगर कोविड नहीं रहेगा
तो ये सबसे सुनहरा समय है। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लीजिए, या तो ये वॉर रहेगा या थर्ड वो वर्ल्ड वॉर या जितना भी वर्ल्ड वॉर रहेगा, तो हम और आप नहीं रहेंगे, और अगर हम रहेंगे तो ये वॉर नहीं रहेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है। वॉर के डर से जाके बैठ जाना है, या वॉर ख़त्म होगा और उसके बाद फिर से नई शुरुआत होगी। आप डिसीज़न ले सकते हैं। मेरा डिसीज़न बिल्कुल क्लियर है, कोई भी वॉर लंबे समय तक नहीं चल सकता है, बिकॉज़ वो सेल्फ डिटरेंट होता है। सेल्फ डिस्ट्रॉय कर सकता है वो चीज़ों को। यूएस भी कितना सँभालेगा, उसके जो बम और मिसाइल का एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे जैसे लोग टैक्टिकल काम करते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म होगी और आपको मार्केट यहाँ से नया हाई मिलेगा। आपको मैं अभी भी इसी कैलकुलेशन को बोलूँगा कि 35 से 40 हज़ार की निफ्टी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले रहनी चाहिए। बाकी फ़ैसला अपना-अपना इंडिविजुअल का है। हाँ, पेन है पोर्टफ़ोलियो में, कोई डाउट नहीं है कि पोर्टफ़ोलियो में पेन है। लेकिन जिस दिन आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर देंगे, देखिएगा मार्केट उसके बाद चला जाएगा ऊपर और उसके बाद आप वहीं बैठे रह जाएँगे। चुपचाप ये पेन लीजिए और यहीं से पोर्टफ़ोलियो इसी जगह से आपका बनेगा, मतलब जो पोर्टफ़ोलियो है वही पोर्टफ़ोलियो बनेगा। तो आपका जी, डिसीज़न है, वॉर जीतेगा या हम जीतेंगे, उस पे आप अपना पूरा फ़ैसला बिल्कुल। करिए। तो आप सीधा-सीधा ये कह रहे हैं कि आज जो आपको लाली दिख रही है, जो नुकसान दिख रहा है, वो आपको कागज़ पे दिख रहा है, अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आज आपने बेच लिया, तो वो नुकसान आप घर उठा कर के ले आएँगे बिल्कुल। और वो नुकसान हमेशा के लिए हो गया आपका। हाँ। मैंने 2024 जी, में यहाँ से भी 26,000 के ऊपर में हमारा कोई व्यू नहीं बन रहा था, हमने सब बेचा। यहीं पे बोला, हम नहीं सम मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों ऊपर जा रहा है। जबकि सारे स्टेटमेंट क्या थे? द बिगेस्ट रिस्क एट दिस जंक्चर इज़ टू नॉट बी इन द मार्केट, नॉट बी इन्वेस्टेड। हो गया मार्केट का टॉप। और ऐसा है आज की तारीख में आपको 21,000 मिलेगा, 18,000 मिलेगा, 22,000 सब लेवल मिल जाएँगे आपको पूरे बाज़ार में चलते-चलते, है ना? और वो सब आराम से एक्यूमुलेट कर रहे होंगे।